Hello students, in today's video we will revise MCQ based questions of chapter ratio analysis. अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हमें 14 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिलेंगे अपने अकाउंट्स के एग्जाम में, जिसमें से हमें 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, दैट मींस वी हैव चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चंस. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम रेशियो एनालिसिस की बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि थ्योरी के 7 क्वेश्चंस होंगे रेशियो के और 3 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे रेशियोज के. अगर हम टूल्स ऑफ एनालिसिस की बात करें, हेड सब हेड वाले टॉपिक की बात करें तो उसके 4 क्वेश्चंस होंगे. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Assertion that the focus of calculation of working capital revolves around managing the operating cycle of the business, or reason it is because the concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of assets and urgency of payments to liabilities. अगर हम अपनी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो यस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, और ये आपको बताती है कि कितना आपके पास पेइंग कैपेसिटी है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स टू रीपे योर करेंट लाइबिलिटीज. So both the statements are correct and R is the correct explanation of A. Moving to our next question, the following groups of ratio primarily measure risk. इनमें से कौन सी रेशियोज हैं जो रिस्क को मेजर करती हैं? सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी. लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो आवर करेक्ट आंसर इज डी. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों ही रेशियोज जो हैं वो हमारी रिस्क को मेजर करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियोज. और हमारे पास ऑप्शन में है लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कॉम्पोजिट रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियो. तो हमारा आंसर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, that is point number 2, balance sheet which is point number 3, and composite ratio that is 5. तो इस हिसाब से जो हमारी ऑप्शन है आंसर की, that is A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ratio indicate the proportion of assets financed out of shareholders fund. that means shareholder fund में हमारा खुद का जो हमने एसेट एक्वायर किया है उसमें शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है. तो इसमें से कौन सी रेशियो जिसको रिफ्लेक्ट करती है? आंसर इज प्रोप्राइटरी रेशियो, बिकॉज वी ऑल नो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ही क्या है? इट इज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है ए, बी, सी, डी, और इसके लिए स्टेटमेंट्स गिवन है. अ रेशियो इज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर. लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो. Ideally accepted ratio is 1:1. Debt equity ratio is the relationship between outsiders fund and shareholders fund. Now talking about its answer, a ratio is an arithmetical relationship of one number to another number. It is correct. And if we say liquid ratio is also known as acid test ratio, ये भी correct है. और डेट इक्विटी रेशियो आउटसाइडर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड को ही, उनके रिलेशन को ही स्टडी करती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो रेशियोज हैं उनकी जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 हो. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमने इसको इंक्लूड नहीं किया. आवर आंसर इज 1, 2 एंड 4. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The dash may indicate that the firm is experiencing stock outs and lost sales. हमारे पास ऑप्शन में है एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड क्विक रेशियो. From stock only we can make it out that it is talking about inventory turnover ratio. Moving to our next question. Current ratio of Adar Limited is 2.5:1. Accountant want to maintain at 2:1. Following options are available. He can repay the bill payable. He can purchase goods on credit. He can take short term loan. हमारी मान लेते हैं पुरानी रेशियो जो है वो 2 लाख, इसी 2.5 को हम 2,50,000 और 1 लाख में कन्वर्ट कर लेते हैं.
जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इट इज द मोस्ट वी कैन से एप्रोप्रिएट वे ऑफ सॉल्विंग इट। कमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी जो भी रेशो है उसको एक जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर लें। नाउ वी हैव टू रीपे और वी हैव टू टेक आउट एनी ऑप्शन और इवेंट जहां पर हमारी रेशियो जो है वो 2:1 में आ जाए। आई सेड दैट रीपे ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट पेइंग एंड वी आर डूइंग इट ऑन क्रेडिट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिपेइंग ऑफ बिल्स पेबल की, तो मान लेते हैं कि हमारा बिल्स पेबल 50,000 का, तो यहाँ से भी 50,000 रुपीज डिक्रीज होंगे और लाइबिलिटीज में भी 50,000 डिक्रीज होंगे। इस तरह से वी कैन सी रेशियो चेंज तो हो रही है बट इट इज नॉट कमिंग एट 2:1। 2 लाख अपॉन 50,000 इज 4:1, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यू कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पर गुड्स खरीदेगा तो उस केस में क्या होगा? अगर अगेन हम केस ले लेते हैं कि उसे 50,000 के ही गुड्स बाय किए हैं, अगेन करेंट एसेट विल राइज विथ 50,000 रुपीज। ये हो गया यहाँ पर 3 लाख रुपीज। एंड नेक्स्ट वी कैन से एट द सेम टाइम लाइबिलिटी इज राइजिंग विथ रुपीज 50,000, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1,50,000 आ जाएगा। अब इस केस में हम कह सकते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,50, इट इज कमिंग 2:1। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। अगर लोन लेगा अगेन उसकी करेंट एसेट बढ़ेगी, और लोन लेगा तो उसकी शॉर्ट टर्म लोन से करंट लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी देयर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर यहाँ पर क्या होगा? इट इज बोथ 2 and 3। तो जब भी ऐसे कमेंट वाले क्वेश्चन आए, यू कैन कन्वर्ट योर रेशियो इनटू एब्सोल्यूट नंबर, और कोई भी एक वैल्यू ले लो उस ट्रांजेक्शन की, उस इवेंट की जो आपको ऑप्शंस में गिवन है, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉल्वेंसी रेशियोज आर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, करंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी ऑल नो total asset to debt is one of the solvency ratio, interest coverage ratio is also one of the solvency ratio, but current ratio is a liquidity ratio. So what is our answer? It is 1 and 3. This is third option, 1 and 3. Moving to our next question. Assertion है increasing the value of closing inventory increases profit. Reason, increasing the value of closing inventory reduces cost of goods sold. अब हमारे पास ऑप्शन में गिवन है ए एंड आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बोथ आर फॉल्स और ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। करेक्ट आंसर है बोथ ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन, अगर हम बात करें अपने ट्रेडिंग अकाउंट की, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक राइज होता है क्रेडिट साइड में, then it is quite obvious कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट राइज होगा। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट राइज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट होता है, तो यस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है हमारा फॉल होगा जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो राइज होगा। सो वी कैन से दैट यस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट and they are correct explanation of each other. Moving to next question. Assertion a high operating ratio indicates a favorable position. A high operating ratio leaves a high margin to meet non-operating expense. Again हमारे पास ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑल्टरनेट नेम ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और कॉस्ट रेशियो का बढ़ना कभी भी एक बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होगा। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो राइज हो रही है देन प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो ये हाई नहीं होगा, लो होगा अगर ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion and increase in gross profit is a good indicator for a business. ये तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ेगा, इट्स अ गुड इंडिकेटर ओनली।
selling price may have increased without the same increase in price of material and wages. सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और रीजन कुछ और भी हो सकता है अदर देन प्राइस ऑफ मटेरियल और वेजेस, ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, बट दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द रेशियो गुड फॉर द बिजनेस. दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ, कौन सी ऐसी रेशियो है जिनका बढ़ना बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. पर अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो इसका बढ़ना एक बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं विच आर होल्डिंग दिस स्टेटमेंट ट्रू. सो आवर आंसर इज 1, 2, 4 and 5. Question 13, which of the following is correct? Working capital turnover ratio establishes a relationship between net revenue from operation and working capital of a company. Yes, this is right. Inventory turnover ratio is equal to revenue from operation upon working capital. Inventory turnover ratio, तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री आना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है. जितनी इन्वेंट्री रेशियो बढ़ेगी उतना बिजनेस के लिए बेटर है, राइट. But inventory turnover ratio का ज्यादा होना does not mean that the business is earning higher profit. So again, the statement is false. So the correct answer is it's B, 1 and 3. Next question है हमारे पास, debt to equity ratio of X Limited is 1:2. What is the effect of conversion of debentures into preference shares of this ratio on this ratio? तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप डेट अपॉन इक्विटी अपना फॉर्मूला लगाते हैं और आपके पास रेशियो है 1/2 एंड नाउ यू आर कन्वर्टिंग योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी. ये डिबेंचर्स जो है मैच्योरिटी के टाइम पर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी में, जिस वजह से हमारे डेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ दीज डेट आर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी, जबकि हमारे इक्विटी बढ़ रहा है प्रेफरेंस के बढ़ने की वजह से. तो अगर हमारा डिनोमिनेटर राइज होता है तो रेशियो विल फॉल. सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज ऑप्शन बी. Moving to our next question, question number 15. Assertion that capital employed includes shareholders fund and long-term loan. This is right. Reason, interest paid on long-term loan is not deducted from profit while calculating return on investment. Interest paid को हम माइनस नहीं करते हैं while calculating return on investment. Statement तो दोनों ही करेक्ट है क्योंकि हम PBIT लेते हैं, but yes, R is not the correct explanation of A. Next question, turnover ratios are calculated on the basis of revenue from operations or cost of revenue from operation. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि turnover revenue का ही, sales का ही दूसरा नाम है. Operating ratio is classified as turnover ratio. Wrong. Operating ratio is classified under profitability ratios. So we can say that A is true, but R is false. Moving within 12 months from the date of balance sheet, or within 12 months, or within the period of operating cycle should be included in current liabilities. So this is right. Current liabilities है क्योंकि within 12 months है या फिर operating cycle के within है. Loan on mortgage should not be included in current liabilities. Yes, loan on mortgage is a non-current liability. It is a long-term borrowing. So both the statements otherwise are correct, but they are not the correct explanation of each other. It is important to know the net revenue from operation for calculation of which of the following ratio. किसके लिए मैं net revenue from operation चाहिए, net sales चाहिए? हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज. सी चारों ही रेशियोज में हमें चाहिए, चाहे हम टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं उसके लिए भी हमें रेवेन्यू चाहिए, और बाकी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं तो उनके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास
नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, तो वी कैन से ऑल. सो आंसर इज ऑप्शन डी. Moving to next question, the ratio which establishes relationship between net credit revenue from operation and trade receivable turnover ratio. I've written turnover ratios only, but it is a relationship between revenue from operation and trade receivable. So the answer is a trade receivable turnover ratio. तो यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए. It should be relationship between credit revenue from operations and trade receivable. So answer will be trade receivable turnover ratio. Next question है, which ratio measure the velocity of conversion of stock into sale? ऑप्शन में हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. स्टॉक we know is having an alternate name which is known as inventory. So yes, our answer is B. Moving to next option, next question, question number 21. Which of the following is correct? The relationship between liquid asset and current liability is known as quick ratio. This is correct. The objective of quick ratio is to know whether the firm is in a position to pay its current liability within a month or immediately. This is also correct. Quick ratio represents the real liquidity position. Thus, this ratio is considered more reliable. Or last, a quick ratio of 2:1 is considered as an ideal ratio. तो यहाँ पर we all know कि हमारे पास quick ratio की जो ideal ratio है that is 1:1. So what is our correct answer? Our correct answer is 1, 2 and 3. यहाँ पर हमारे पास ये incorrect है statement that ideal ratio quick ratio should be 2:1. It should be 1:1. Moving to next question. Assertion है the gross profit ratio of a company is 50%. Decrease in rent received by rupees 15,000 will not change the ratio because reason given है rent received being indirect expense does not affect gross profit. दोनों ही statement correct है और एक दूसरे की correct explanation भी है. How? Because we all know जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जबकि रेंट रिसीव जो है वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आता है. जब रेंट यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट भी नहीं करेगा. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 23. Proprietary ratio of a company 0.80. Which of the following option will further decrease the ratio? सबसे पहला है हमने लोन लिया. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. तो जब हम लोन लेंगे ना तो इससे हमारे शेयर होल्डर्स फंड पे इफेक्ट पड़ेगा, बट यस हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हमारी टोटल एसेट राइज कर जाएंगी. सो जब हमारा न्यूमरेटर अनअफेक्टेड है और डिनोमिनेटर राइज कर जाएगा तब उस केस में हमारी रेशियो फॉल करेगी. सो फर्स्ट केस में फर्स्ट इवेंट में हमारी रेशियो फॉल करेगी. रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड जो है वो फॉल करेगा. ऑब्वियसली शेयर होल्डर फंड का पार्ट है प्रेफरेंस शेयर्स भी, और हमारा रिडम्पशन के टाइम टोटल एसेट भी फॉल करेगा क्योंकि ऑब्वियसली वी आर पेइंग दैट अमाउंट इन कैश और थ्रू बैंक. तो दोनों ही फॉल कर रहे हैं तो ये रेशियो इस केस में भी डिक्रीज होगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट परचेजिंग अ न्यू मशीनरी, जब हम नई मशीन खरीदेंगे उससे शेयर होल्डर्स फंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारी टोटल एसेट जो है वो फॉल हो जाएंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा दैट मींस वी आर बाइंग एसेट इन कैश. शेयर होल्डर फंड में कोई फर्क नहीं पड़ा पर टोटल एसेट फॉल हो रही है यानी डिनोमिनेटर फॉल हो रहा है, उस केस में ये रेशियो राइज हो जाएगी. और क्वेश्चन हमसे डिक्रीज पूछ रहा है, तो डिक्रीज किन केसेस में हो रहा है? फर्स्ट और सेकंड में. अब हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है. ऑप्शंस है हमारे पास only 1, 2 and 3, 1 and 2 and 3. So our correct answer is 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस. इसमें से कौन सी चीज हमारे रेशियो एनालिसिस का बेनिफिट नहीं है यानी ड्रॉबैक है? हमें गिवन है बेटर इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, विंडो ड्रेसिंग, डिसरिगार्ड, चेंजेस इन प्राइस लेवल.
So we can say window dressing, which is manipulation of account, is one of the limitation of ratio analysis, and also disregard to changes in price level. That means जब historical cost concept पे हम चीजों को record करते हैं तो वो भी हमारा एक drawback ही है financial statement analysis का. So it is also a drawback of ratio analysis. So our answer is third and fourth. So correct option is option C. Moving to next question, question number 25. हमारे पास question है, assertion return on investment reflects a relationship between net profit before interest and tax and dividend and capital employed. So this is correct. ये true है. Next हमारे पास statement return on investment measure the overall efficiency and borrowing policy of the business firm. ये भी correct हमारे पास true है, assertion भी और reason भी, और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ऑपरेटिंग रेशियो डिस्क्लोजेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ. किस किस के बीच में ऑपरेटिंग रेशियो जो है रिलेशनशिप बताता है. ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो यही वो तीन चीजें हैं जिनके साथ रिलेशनशिप सेट करता है ऑपरेटिंग रेशियो. So our correct answer is option D. Moving to next 27, which one of the following is correct? When debentures are redeemed, the debt equity ratio will increase, will decrease, will not change, will depend upon the amount of debenture. डिबेंचर इक्विटी रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सी डिबेंचर डेट में आ गए और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है. जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो हमारी रेशियो पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. आंसर इज नो. व्हाई देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट, व्हाई देयर विल नॉट बी एनी चेंज. ओनली 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. इसलिए क्योंकि जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो जिस साल में इनका रिडम्पशन होता है उस साल में ये अदर करंट लायबिलिटी बन जाते हैं. दैट मीन्स those debts which are maturing in current years are now be a part of other current liability. They are no more a part of debt. क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, इसलिए ना तो इसने डेट को अफेक्ट किया और ना ही इसने इक्विटी को अफेक्ट किया, तो हमारी रेशियो चेंज नहीं होगी. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following transaction does not affect current ratio? हमारे पास ऑप्शंस गिवन है. इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे जो भी रेशियो आपको गिवन है. लाइक यहाँ पर करंट रेशियो गिवन है और पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से जो आपने 11th क्लास में सीखा है. अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. जब गुड्स उधार पर बिकेंगे तो गुड्स कम होंगे बट सेम टाइम पर डेटर सेम अमाउंट से राइज हो जाएंगे. वी कैन सी कि करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इवन करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है. सो द रेशियो विल नॉट चेंज. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. नेक्स्ट देखेंगे कैश सेल्स की है. कैश सेल्स करेंगे तो कैश राइज होगा बिजनेस का, गुड्स कम हो जाएंगे. अगेन करंट लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं है, दे आर सेम. तो अगेन देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो. लास्ट है हमारे पास अमाउंट रिसीव किए डेटर से. अगेन कैश राइज होगी, डेटर्स फॉल हो जाएंगे सेम अमाउंट से. तो मान लो 5000 रुपीज ही डेटर ने पे किए तो कैश 5000 से बढ़ी और डेटर 5000 से कम हुए. तो जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग करंट एसेट है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ना ही करंट लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट आया. सो अगेन इस केस में भी हमारी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगी. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? All of the above, that is D, option D. I hope यहां तक सभी 28 questions आपको clear है. Moving to the next question, question number 29. Question number 29 says assertion है solvency ratio measure the relationship between external equities and internal equities. Yes, क्योंकि हमारा solvency ratio में external equities debt and internal equity is equity only, shareholders fund. So debt equity ratio is one of the solvency ratio.
Proprietary ratio and interest coverage ratio both can be categorized as solvency ratio. This is also right, but R जो reason हमें यहाँ पर given है, that is not the correct explanation of A assertion. Next assertion है quick ratio of 1:1 is considered to be a satisfactory ratio since for every rupee of current liabilities there is a rupee of liquid asset. ये statement बिल्कुल correct है. A reason given as the ratio is better test of short-term debt paying capacity of the business firm than current ratio, as it consider only those assets which can be easily and readily converted into cash. हमें पता ही है जब हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम लिक्विड एसेट्स को कंसिडर करते हैं, उसमें से हम अपने प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज वी वांट टू नो कि कितना रेडली हम अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं. So yes, we can say both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Moving to next question, question number 31. The current ratio of a company is 2.5:1. Which of the following transaction will not affect the ratio? Again, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वैसा ही ये क्वेश्चन है. आपके पास रेशियो है 2.5:1. So we can take it either as 2,50,000 upon 1 lakh. नहीं तो बिना हम यही रेशियो लिखने के बाद बिना अमाउंट डाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैश रिसीव्ड अगेन ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव हो रही है तो कैश बढ़ेगी, ट्रेड रिसीवेबल सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे. तो देखो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमारी करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है. बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगेन कैश आ रही है, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है. So we can say there is no change, no effect on current ratio. Then a sale of goods at cost for cash, तो कैश आ रही है और सेम अमाउंट के गुड्स जा रहे हैं. अगेन करंट एसेट्स पर कोई चेंज नहीं है तो करंट रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा. आवर आंसर इज डी, all 1, 2 and 3. Moving to next question, which of the following are included in classification of solvency ratio? इनमें से कौन कौन सी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियोज का पार्ट है? करंट रेशियो इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो इज आल्सो पार्ट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो. सो हमारा जो आंसर है गिवन ऑप्शन में से इट शुड बी 3, 4 and 5. Moving to next question, question number 33. Assertion a solvency ratio calculated to ascertain the ability of a firm to pay its long-term liability in time to ensure long-term financial stability of the business. This is true. Interest coverage ratio and return on investment both are solvency ratio. Interest coverage ratio to solvency ratio hai, for return on investment is a profitability ratio. So we can say that assertion is true, but the reason is false. Moving to the next question, debt equity ratio is liquidity ratio, activity ratio, solvency ratio or operating ratio. Debt equity ratio is a solvency ratio. So our correct answer is C. Moving to next question. The satisfactory ratio of long-term loans and shareholders fund is 1:1, 2:1, 4:1. Long-term loan here means debt and shareholders fund here means equity. So debt equity ratio की हमारे पास ideal ratio क्या है? Now everybody knows the answer. It is C, 2:1. Next question है, which of the following is correct? Current ratio is calculated to ascertain the short-term solvency of a business. Yes. Current ratio of rupees of 2:1 is considered ideal ratio. Yes. Working capital is excess of current assets over current liabilities. Yes. A very high current ratio may not be favorable. ये भी correct है क्योंकि जरूरत से ज्यादा current ratio का होना भी अच्छी बात नहीं है. It shows idle financing.
So all the statements are correct. So answer is D. Moving to next question. The objective of interest coverage ratio is to establish a relationship between it is net profit before interest and tax divided by interest on long term loan. So हमें फॉर्मूले से ही यहाँ आंसर पता लग रहा है. It is A. Next is the debt. The dash is useful in evaluating credit and collection policies. Again a very easy question. यहाँ पर हम क्रेडिट और कलेक्शन की बात कर रहे हैं. So we are talking about average collection period, which is calculated with the help of trade receivable turnover ratio. It can be calculated in days or months or weeks. Cost of goods sold is equal to formula revenue from operation minus gross profit, revenue from operation minus net profit, revenue from operation plus gross loss. और both A and C देखो दोनों ही फॉर्मूले हो सकते हैं. अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो वहीं ग्रॉस लॉस अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा. Then we have which of the following is correct? Total asset to debt ratio shows the relationship between total assets and long term debt. This is true. Total asset to debt ratio is equal to total assets upon long term debt. ये भी सही है. Long term debt refers to debt that will mature after 1 year from the date of balance sheet or after the period of operating cycle. This is also true. Total asset to debt ratio is 3:1. Is considered safe for the investors. कि टोटल एसेट ज्यादा हो और हमारे पास डेट कम हो. तो यहाँ पर हमारा 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है. बट एज सच कोई आइडियल रेशियो हमारे पास टोटल एसेट्स टू डेट की गिवन नहीं है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 41. Match the following. If we talk about trade payables turnover ratio, so it is one of the activity ratio. Return on capital employed is a profitability ratio. Proprietary ratio is a solvency ratio. Inventory is not a liquid asset. Combination ही यही बच रहा है. So our correct answer is C. Option 1 का correct combination है B. 2 it is A. 3 it is C. And 4 it is D. Next question है, if the gross profit ratio of current year is lower than previous year, पिछले साल से हमारा gross profit ratio कम आ रहा है, तो अगर सेल डिक्रीज होगी तो भी ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा. इन्वेंट्री डिक्रीज होगी यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड पे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉल होगी. बट अगर रॉ मटेरियल का प्राइस गिरेगा उस केस में तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा. वो रीजन पूछ रहा है हमसे फॉल के. तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज 1 and 2. So the correct option is C. Moving to next question. Question number 43. हमारे पास क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग. क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. देन हमारे पास है प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट. ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है PBIT दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी. सो हमारे पास कॉम्बिनेशन जिसमें 1 का C आ रहा है दैट इज A. 1 का C आ रहा है दैट इज A. 2 का A, 3 का B and 4 का D. Then coming to next question, question number 44. The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy short-term obligation as they become due. It is current ratio. That is B.
Option number B. Moving next to question number 45. Assertion a debt equity ratio of X Limited is 1:2. Conversion of debenture into preference share will decrease this ratio. Yes, डिबेंचर कम हो जाएंगे, न्यूमरेटर गिर जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा इक्विटी, तो रेशियो फॉल होगी. डेट टू इक्विटी रेशियो will decrease as conversion of debenture into preference share will increase the equity. सी, अब यहाँ पर हमें जो थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने अभी बोला डिबेंचर कम हो जाएंगे और इक्विटी बढ़ जाएगी. बच्चा ये मिस्टेक करेगा. देखो डिबेंचर कन्वर्ट कब होते हैं? जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन का टाइम आ रहा है, तो यानी उस टाइम पर ये डिबेंचर अदर करंट लायबिलिटी बन चुके हैं, यानी डेट पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि हमारी जो इक्विटी है दैट इज राइजिंग बिकॉज हमारे प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट हो रहे हैं. इन दिस केस ऑल्सो डेट इक्विटी रेशियो विल फॉल, और डेट इक्विटी रेशियो का फॉल का रीजन दे रहा है कन्वर्जन में, क्योंकि हमारा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में बढ़ रहा है. तो यस, वी कैन से बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में. जब डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पर ये कन्वर्जन होता है, and that time debentures are considered as other current liabilities because they are going to mature in current year. For calculating quick asset, dash and dash are excluded from current asset. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Inventory and prepaid expenses excluded. So answer is D. 47. Turnover ratio indicate how efficiently and profitably the total capital, working capital, fixed asset and inventory of the business are used. टोटल एसेट टू डेट कैन बी क्लासिफाइड एज टर्नओवर रेशियो. तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारा ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, क्योंकि टोटल एसेट टू डेट हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है, ना कि टर्नओवर. 48 क्वेश्चन असर्शन है रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को. तो दिस इज वेरी वेरी राइट. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो हम लोग जो है इग्नोर करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. Ratio analysis is a technique of quantitative analysis. This is also true. So we can say both A and R are true, and R is the correct explanation of A. With this, we are through with our topic. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.